हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूं मैं आज आप लोगों के सामने। नया दिन, नया चैप्टर, लेकिन उसी पुराने जुनून के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास बोर्ड का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं। यानी इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बड़े आराम से समझेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे उसको कवर करना है, पूरा रोड मैप क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में। उन सब मुद्दों पर बच्चों बात होने वाली है। तो ये जो चैप्टर है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितना शॉर्ट में तो है नहीं। 1 और 2 में नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या थे, बहुत लिमिटेड थे। पर चैप्टर 3 इससे हल्का सा आप कह सकते हो ज्यादा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। मजे में पढ़ेंगे, बिना दिक्कत के पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग क्लास का एजेंडा क्या है। क्लास का एजेंडा क्या है बच्चों, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द क्लास। करना क्या है हमें इसमें, तो टॉपिक कवर करने हैं कुछ। क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं देखते हैं। पहला, व्हाट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम जो है बच्चों, पहले तो उस नाम का मतलब भी समझना है यार। देखो इतना बड़ा नाम है चैप्टर का, लंबा सा पूरा पैराग्राफ लगता है। तो पहले इस पूरे नाम का पोस्टमार्टम करना है, पूरा डिकोड करेंगे इस वर्ड को, मीनिंग समझेंगे इसका। आफ्टर देन सॉल्यूशन माने क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या चीज है। क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन ये जो टॉपिक है ना, ऐसा तो है नहीं कि 10th क्लास में ही आप लोगों के सामने आया है। ये 9th क्लास में ही इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो कुछ बातें 9th से भी आने वाली हैं इसमें। तो ये सॉल्यूशन वर्ड एक्चुअल में 9वीं क्लास से आया है। सॉल्यूशन माने क्या। अगला हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में व्हाई पेयर इज रिक्वायर्ड। आप अगर देखोगे तो चैप्टर के नाम में ही पहला शब्द है पेयर। देखो 9वीं क्लास में चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके आगे पेयर वर्ड लगाने की जरूरत क्या पड़ी। पेयर माने जोड़ा, जोड़ा माने क्यों, तो थोड़ी देर में आपको सब समझ आने लगेगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जहां से आप क्वेश्चन कर पाओगे, methods to solve pair of linear equation in two variable। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास विधियां, तरीके क्या क्या हैं। क्योंकि देखो तरीके अगर आपको पता चलेंगे तभी आप सवालों को हल कर पाओगे। तो ये सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस शब्द का, एक एक वर्ड को जरा ध्यान से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला वर्ड मैं ले लेता हूं, लीनियर माने क्या होता है, व्हाट इज लीनियर। तो आप लोगों ने ये सब सुने भी होंगे पॉलिनोमियल में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो याद करो मैं लीनियर माने क्या होता था। तो लीनियर का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल दैट हैज डिग्री 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हो। आपको याद होगा ना, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसमें डिग्री 2 होती है। यहां आप लोगों को सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस करने हैं, माने वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 रहेगी उनमें। लीनियर के आगे एक वर्ड है बच्चों, इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन किसको कहते हैं, ये इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन का अर्थ बताया गया है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कौन सा सिंबल यूज हो जाए, इक्वल टू, इज इक्वल टू। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें किस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, इज इक्वल टू, तभी आप उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हो, इक्वेशन। अगर किसी में इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो या तो वो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर वो होगा पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इज इक्वल टू का सिंबल आ जाए तभी वो जाके क्या कहलाता है, इक्वेशन, जिसको हिंदी में समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3, तो बच्चों ये क्या है, ये आप इसको सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह दो या फिर आप इसको कह दो पॉलिनोमियल। पर मान लो मैंने इसमें इज इक्वल टू में 0 और बोल दिया, अब तो इज इक्वल टू का सिंबल आ गया, अब ये कहलाया इक्वेशन। तो इक्वेशन माने जिसमें इज इक्वल टू का सिंबल आ जाए। इज इक्वल टू का मतलब ही होता है कि एक्सप्रेशन को किसी चीज से बाउंड कर देना।
इज इक्वल टू का सिंबल ही होता है किसी एक्सप्रेशन को किसी के थ्रू बाउंड कर देना, बांध देना, माने अब ये इससे अलग नहीं हो सकता, अब ये जीरो के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो बाउंड कर देना किसी चीज को। इक्वेशन के आगे वर्ड है बच्चों दो वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। वेरिएबल्स आप जानते ही हैं कि जो चीज चेंज हो सके, वेरिएबल किसको कहते हैं, जो चीज बदली जा सके। तो अलजेब्रा में 3 अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, इन तीनों को ही क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, वेरिएबल्स। तो हम कौन सी लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे, दो वेरिएबल वाली। तो मान लेते हैं दो वेरिएबल हैं, एक है एक्स और एक है वाई। तो पूरा नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, जिसमें डिग्री 1 होगी, जिसमें टोटल वेरिएबल 2 होंगे, एक एक्स और एक वाई, और जिसमें साथ में इज इक्वल टू का भी सिंबल रहा होगा, तब जाके वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे उदाहरण के लिए ये रही, मैंने आपके सामने एक चीज लिख रखी है, ध्यान से देखेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 670 बराबर में 0। सबसे पहले ये बताइए क्या ये लीनियर है या नहीं है। आप कहेंगे कि बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि x और y की पावर कितनी नजर आ रही है, 1, माने डिग्री 1 है। दूसरी बात, क्या ये इक्वेशन है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू का सिंबल आ रहा है। दूसरी बात, इसमें वेरिएबल कितने जरा गिन लो, एक है x और एक है y, तो टोटल वेरिएबल इसमें हुए 2। तो ये परफेक्ट उदाहरण है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। बच्चे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो या जनरल फॉर्म कह दो। जनरल फॉर्म माने होता है जिस फॉर्म में किसी इक्वेशन को लिखा जाए। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों ये जो x और y आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों तो कहलाते हैं बच्चे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स माने जिनकी वैल्यू हमें ढूंढनी होती है। अच्छा, a, b और c ये तीनों यहां पर कहलाते हैं कांस्टेंट नंबर्स। कांस्टेंट नंबर्स या इनको रियल नंबर कह दो। और तीनों को अगर मैं अलग अलग आपको बताना चाहूं तो बच्चे a क्या है, a क्योंकि x के मल्टीप्लाई में है तो a कहलाएगा कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, तो आप कहेंगे x का, क्योंकि ये x के गुना में है। अच्छा, b क्या है, b क्योंकि y के इनटू में है तो b कहलाएगा कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, तो आप कहेंगे y का, क्योंकि ये y के मल्टीप्लाई में है। अच्छा, c क्या है, c के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं तो बच्चे c कहलाएगा प्योर कांस्टेंट। तो यहां पे a और b तो कोफिशिएंट है x और y के, और c कहलाता है बच्चे कांस्टेंट। हर लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। मैंने जो उदाहरण लिखा है आप जरा इसको इससे कंपेयर करके देख लो। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यदि मैं इसको इससे क्या करूं कंपेयर, तो a है मेरा पॉजिटिव 2, b इज ऑल्सो 2 और c है मेरा 670। कई बार लीनियर इक्वेशन में ऐसा भी होता है कि ये कांस्टेंट पार्ट इधर लेफ्ट में ना लिख के किधर लिख देगा, उसको राइट साइड में लिख देगा, तो वो भी वैलिड है। माने कई बार ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 भी चलता है, तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये कांस्टेंट कई बार लेफ्ट में ना होके राइट में भी लिख दिया जाता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, आई थिंक सभी को क्लियर हुआ है। अच्छा, इसके आगे वर्ड है पेयर। तो पेयर तो आप जानते हो, टू, जोड़ा, दो होते हैं जहां पर। तो बच्चे पेयर का मतलब है कि हमारे पास क्या होंगी, दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन होंगी। यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल माने एक इक्वेशन है, पर क्योंकि आप आगे वर्ड आ गया है पेयर, तो पेयर का मतलब है कि एक नहीं, हमें टोटल दो लीनियर इक्वेशन के साथ डील करना पड़ेगा। तो दो लीनियर इक्वेशन मैंने क्या मान ली, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है इसीलिए मैंने पहली लाइन पहली इक्वेशन मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
और दूसरी मैंने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक बार a b c की जगह मैंने क्या रख लिया, a1 b1 c1, और एक बार a b c की जगह क्या रख दिया, a2 b2 c2। तो पेयर आपको ये बता रहा है कि यहां पर एक साथ हमें दो लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है, एक लीनियर इक्वेशन से बात नहीं बननी। क्यों नहीं बननी ये आगे समझ आएगा। तो 9वीं क्लास में सिर्फ यही चैप्टर का नाम हुआ करता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे कोई पेयर नहीं होता था। अगर आपको 9वीं थोड़ा बहुत याद है तो ऐसी मेरी आशा है सभी को याद रही होगी। तो एक साथ हमें दो लीनियर इक्वेशन पढ़नी है बच्चों। तो ये तो हो गया चैप्टर के नाम का बेसिक इंट्रोडक्शन। हमें ये समझ आ गया है कि चैप्टर में किस तरह की इक्वेशन के साथ हमें डील करना है, किसके साथ हमें खेलना है। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सॉल्यूशन। माने क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। पहले तो आप एक बात समझ लो कि सॉल्यूशन माने हल। सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि किसी लीनियर इक्वेशन के ही निकाले जाएं। सॉल्यूशन आप किसी भी इक्वेशन के निकाल सकते हो, पर क्योंकि हमें तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन पे बात करनी है तो उसी टॉपिक तक हम क्या रहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन माने क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको हल, समाधान। तो सॉल्यूशन माने एक्स और वाई की वैल्यूज। एक्स, अच्छा लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, दो माने एक्स और वाई, तो हमेशा बात हम एक्स और वाई की ही करेंगे। तो कह रहा है एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो किसी इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। एक्स और वाई की वो वैल्यू जो किसी लीनियर इक्वेशन को कर जाए सेटिस्फाई। अब कहेंगे सर समझ नहीं है, सेटिस्फाई संतुष्टि, सेटिस्फाई क्या चीज होती है। तो देखो क्या लिख रहा है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाए। सॉल्यूशन का सीधी सी भाषा में मतलब है एक्स और वाई की वो वैल्यू जिनको इक्वेशन में अगर डाल दिया जाए तो लेफ्ट साइड कितने के बराबर आ जाए, राइट साइड के। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करने पर दोनों साइड बराबर आ रही है, बैलेंस मामला हो रहा है, तो आप सीधा क्या कहोगे कि सर ये तो सॉल्यूशन है। और अगर एक्स और वाई की वैल्यू डालने पर दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, मामला है अनबैलेंस, तो आप कहोगे कि सर ये तो सॉल्यूशन नहीं है। चलो उदाहरण से समझते हैं। मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर में 10, माने x और y दो वेरिएबल है जिनको जोड़कर 10 के बराबर आ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या x बराबर 4, क्या x बराबर 4 और y बराबर 6 इसके सॉल्यूशन होंगे। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल, क्यों, 4 में 6 जोड़ूंगा तो 10 आएगा या नहीं आएगा। तो 4 6 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 6 माने x4 y6। क्या 7 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप कहेंगे कि बिल्कुल, 7 प्लस 3 भी 10 होता है। पॉजिटिव में ही क्यों सोचना, नेगेटिव में सोच लो। मैंने कहा -1 और 11, क्या -1 और 11 इसका सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल। -1 में 11 जोड़ेंगे तब भी तो 10 आएगा। तो बच्चे ऐसे आप अगर ढूंढोगे तो 2 8 5 5 और सोचो कितने सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, अनगिनत, आप गिन भी नहीं सकते। इस लीनियर इक्वेशन के इतने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो इसीलिए क्या बताया, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों, एक लीनियर इक्वेशन को बहुत वैल्यूज क्या कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती है। इसीलिए बताया गया लीनियर इक्वेशन के अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन टॉपिक क्लियर है, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ जी, चैप्टर के एक नाम में एक शब्द आया है पेयर। तो वाई पेयर ऑफ इक्वेशंस इज रिक्वायर्ड। हालांकि थोड़ा सा गहरा टॉपिक है ये और इसका सवालों से लिंक नहीं बनेगा, पर 1 मिनट लेकर इसको भी सीख लेते हैं, लोगों को समझाने के काम आएगा। बच्चों को पता नहीं होता कि भाई पेयर चल क्यों रहा है, चैप्टर में पढ़ तो रहे पेयर 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 पेयर, पर उन्हें यही नहीं पता कि भाई पेयर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आपको अगर ये बात है तो आप क्लास में उन बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो, पूछो कि बताओ पेयर क्यों, बताओ पेयर क्यों। क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं, उन्हें पेयर का मतलब नहीं पता, तो आप वहां डिस्कस कर सकते हो बच्चों से। तो पेयर क्यों है, इसको समझने के लिए ना आपको एक नियम समझना पड़ेगा। तो नियम ये कहता है,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं तो वो कितने के बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम, माने उतनी ही इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। यानी किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमें क्या करनी हो, निकालनी हो, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन भी उतनी ही चाहिए। अर्थात अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल, तो समझ लेना बच्चों इक्वेशन भी आपको दो ही चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। अगर वेरिएबल सोचो तीन होते, एक्स वाई जेड, तो ये पक्की बात है कि दो इक्वेशन से फिर काम नहीं चलता। अगर वेरिएबल तीन है तो वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढने के लिए इक्वेशन भी तीन चाहिए, इक्वेशन भी तीन, तभी आपको क्या मिलेगा, एक एक्यूरेट जवाब मिलेगा, एक एक्यूरेट जवाब मिलेगा। अगर इक्वेशन वेरिएबल्स की संख्या से कम है तो कभी भी आपको एक सटीक आंसर, एक यूनिक आंसर नहीं मिल सकता, फिर आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। जैसे अगर दो वेरिएबल है लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन हो, वेरिएबल कितने हैं, दो, पर इक्वेशन तो मात्र एक ही है, तो यहां आप पाओगे कि एक एक्यूरेट जवाब कभी आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज हैं और आपको यह बता दिया है कि टोटल क्लास में 10 बच्चे हैं, टोटल क्लास में 10 बच्चे हैं, माने गर्ल और बॉयज दोनों को मिलाकर कितने के बराबर है, 10 के। तो बच्चे गर्ल को मैं x मान लेता हूं और बॉयज को मैं y मान लेता हूं, बराबर में 10। सवाल में आपसे ये पूछ लिया कि बताइए लड़कियां कितनी और लड़के कितने, अब आप पागल हो जाओगे। अब आप सोचोगे कि यार बस आपको तो एक ही बात बताई है कि गर्ल और बॉय मिलाकर 10 है, और आपसे ये पूछ लिया कि बताइए लड़के कितने और लड़कियां कितनी। अब आप यार ये सोचोगे कि हो सकता है 5 गर्ल हो और 5 बॉय हो, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। हो सकता है 4 लड़कियां हो और 6 लड़के हो, या 7 लड़कियां हो 3 लड़के हो। क्या आपको एक एक्यूरेट जवाब मिला? आप कहोगे कि सर बिल्कुल भी नहीं। तो एक्यूरेट आंसर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वेरिएबल्स हैं दो, एक्स और वाई, पर इक्वेशन तो एक ही है। आपको बस एक ही तो कंडीशन दी थी। एक एक्यूरेट जवाब कब मिलेगा? जब जितने वेरिएबल हो इक्वेशन भी उतनी ही हो। जैसे अगर मैं इसमें एक कंडीशन और जोड़ दूं तो आप फिर अपने आप ही एक एक्यूरेट जवाब सोच लोगे। जैसे एक तो आपको बता ही दिया है कि गर्ल और बॉय मिलाकर हैं 10 के बराबर। मैंने इसके अलावा एक और बात बता दी कि गर्ल और बॉयज दोनों की संख्याओं में जो डिफरेंस है वो 3 का है। दोनों की संख्याओं में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 3 का है। 3 का नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, 4 का ले लेते हैं। गर्ल और बॉयज दोनों की संख्याओं में 4 का अंतर है। अब आपको दो कंडीशन पता चल गई है। क्या? गर्ल और बॉय दोनों जोड़ के 10 बैठ रहे हैं, और गर्ल में से अगर मैं बॉयज घटा दूं तो कितना है? 4 है। तो अब आप सोचोगे कि यार दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ के तो 10 आए और जिनको घटाने पर आ जाए 4, तो नो डाउट आप आसानी से सोचकर बताओगे कि सर 7 और 3, यानी x आया 7 और y आया 3, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 10 बैठ रहा है और घटाने पर बैठ रहा है 4। तो एक एक्यूरेट जवाब आया ना 7 और 3। 7 और 3 के अलावा और कोई आंसर यहां हो ही नहीं सकता, यानी 7 गर्ल होंगी और 3 होंगे बॉयज। तो एक एक्यूरेट जवाब तभी आ पाया जब दो वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन भी दो थी। सिंगल इक्वेशन होती तो एक्यूरेट जवाब आ ही नहीं पाता था। तो बच्चे ऐसी वर्ड प्रॉब्लम हमें बहुत सारी इस चैप्टर में सीखनी है, पर आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेन टॉपिक जो है वो है मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो और हमें उनको क्या करना हो, सॉल्व। सॉल्व माने एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है वहां से, तो आपके पास मेथड्स क्या हैं? तो बच्चे पूरे चैप्टर में 3 मेथड्स पर बात होनी है। पूरे चैप्टर में 3 मेथड्स पर बात होनी है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन।
ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड की बातें करते हैं, देन बाकी दोनों मेथड पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफिकल मेथड काम कैसे करता है ये बाद की बात है, पहले आपको यहाँ एक चीज सीखनी है। क्या? अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में और हमें उसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करें, उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो ये याद रख लेना। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है ना, जब भी हम उसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ उसका कैसा बनकर आएगा, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आप क्वाड्रेटिक का कभी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा होगा पैराबोला बनता है, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या है, तो देखो, फाइंड एनी टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन एंड प्लॉट देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। उस लीनियर इक्वेशन के क्या ढूंढने हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। सॉल्यूशन मैंने अभी अभी आपको बताया था चीज क्या होती है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के दो अलग अलग सॉल्यूशन निकालो और उन दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, प्लॉट करना है। किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है 9th क्लास से, जिसमें आप लोग ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसको ग्राफ बोलते थे हम लोग नॉर्मली। तो उन सॉल्यूशंस की क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है ग्राफ पेपर पर। और जो भी आपको दोनों बिंदु मिले, जो भी आपको दोनों बिंदु मिले, मान लो पहला पॉइंट यहाँ है, पहला सॉल्यूशन, और दूसरा ये है, तो दोनों सॉल्यूशन की प्लॉटिंग करनी है ग्राफ पेपर पर। वहां से आपको दो बिंदु मिलेंगे और फाइनली आप उन दोनों बिंदुओं को ऐसे स्केल के थ्रू जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा ग्राफ। सवाल ये है बच्चे कि सॉल्यूशन निकाले तो निकाले कैसे। जब भी हमें क्या करना हो, सॉल्यूशंस निकालने हो, तो कैसे निकालना है सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन निकालते समय आप पूरी तरीके से आजाद होते हो। आजाद कैसे, आपकी मर्जी है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करके y ढूंढ लो, या y की वैल्यू कुछ भी पुट करके x ढूंढ लो। पर जब आप x या y पुट करेंगे, वहां दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट करने से बचे हमेशा। ज्यादा बड़ी वैल्यू माने, यार मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा x की वैल्यू 999 पुट कर दूं, तो पुट कर तो सकते हो, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेकिन एक बात बताओ, आपने x की वैल्यू 999 रख दी ना, अब 999 को ग्राफ पेपर पर ढूंढेगा कौन, क्योंकि सिर्फ पुट थोड़ी करना है। पुट करने के बाद प्लॉटिंग भी तो तुम्हें ही करनी है, प्लॉटिंग कोई पड़ोसी करेगा तुम्हारा आके। इसीलिए प्लॉटिंग कर पाओ ऐसी ऐसी वैल्यूज रखो। तो बहुत मामूली छोटी छोटी वैल्यू रखनी है, जैसे 0 1 2 -1 -2, बहुत मिनिमम वैल्यूज से शुरुआत करनी होती है। तो बहुत छोटी वैल्यू रखनी है, बड़ी मत पुट करना वरना प्लॉटिंग में फंसोगे। दूसरा, ऐसी वैल्यू कभी मत पुट करना जिससे x या y डेसिमल में या फ्रैक्शन में आए। देखो, x पुट करके y निकालना होता है या y पुट करके x निकालना होता है। तो ऐसी ऐसी वैल्यूज ढूंढ ढूंढ के पुट करनी है जिससे आंसर या तो डेसिमल में ना आए कभी, जैसे 2.5 या 2.6, या फ्रैक्शन में ना आए, जैसे 5/12। क्यों? क्योंकि देखो, डेसिमल वैल्यूज की प्लॉटिंग करने में भी दिक्कत आएगी और फ्रैक्शन की वैल्यूज प्लॉट करने में भी दिक्कत आएगी। तो हमें खेलना है बच्चे सिर्फ इंटीजर्स में। इंटीजर माने पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और उसमें पॉइंट वाले ना हो, उसमें फ्रैक्शन ना हो। तो कभी भी आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू पुट मत करना, बहुत छोटी 0 से शुरुआत करनी है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, और ऐसी वैल्यूज पुट करें जिसमें ना तो डेसिमल हो ना फ्रैक्शन हो, इन दोनों से बचना है, तब आप सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, जनरली बच्चे करते क्या है सॉल्यूशन निकालने में, तरीका क्या है सबसे आसान, तो सबसे आसान तरीका है वो है 0 0। देखो, जब हमें बहुत छोटी ही वैल्यू रखनी है, छोटी छोटी, तो भाई 0 से छोटा क्या हो सकता है, तो सबसे आसान सॉल्यूशन होता है 0 0। कैसे, एक बार ऐसे बॉक्स बना लेना, बॉक्स में 3 कॉलम बना लेना, 3 स्लॉट बना लेना, यहां x y। एक बार x की वैल्यू 0 रख के y ढूंढ लेना क्या आया, तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन।
और दूसरा y की वैल्यू 0 पुट करके x ढूंढ लेना। ये आ जाएगा आपका दूसरा सॉल्यूशन। पहले x 0 रख के y निकालो, फिर y 0 रख के x निकालो, और ये आपके दो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, और दोनों की प्लॉटिंग कर देना ग्राफ पेपर में। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा x 0 और y 0 पुट करके ही सॉल्यूशन निकलते हैं, पर ये ज्यादातर केसेस में सफल होते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 0 0 पुट करने पर भी चीजें डेसिमल में जाएं, तो फिर वहां 0 के अलावा 1 रख कर देख लो, -1 रख कर देख लो, इतनी वैल्यूज है हमारे पास, कुछ भी पुट कर लो। तो सॉल्यूशन जब निकालें तो ये बातें ध्यान रखनी है। और दूसरा 0 0 आप पुट कर सकते हो, ये भी एक ज्यादातर चल जाता है। ये ग्राफ पेपर है जिसमें प्लॉटिंग करनी है। आप लोगों ने 9वीं में भी देखा होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले क्वाड्रांट में बच्चे क्या होता है, प्लस प्लस, प्लस प्लस माने एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में होता है माइनस प्लस, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस होता है बच्चों, इस एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0। ये बातें आपको याद इसीलिए रखनी है क्योंकि इनके बिना आप सॉल्यूशंस की प्लॉटिंग नहीं कर पाओगे। प्लॉटिंग करने के लिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चे अब हम समझते हैं नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y = 6, और आपसे कह रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दीजिए। ये कोई एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है 10th क्लास का, वहां तो सॉल्यूशन निकालने की बात होगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन ली है, वहां तो 2 होंगी। आपसे कह रहा है कि इसका क्या निकालिए बच्चे, सॉल्यूशन निकालिए। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, 2 सॉल्यूशन निकालता हूं, और 2 सॉल्यूशन के लिए ऐसे क्या कर लेते हैं, एक बार x 0 और एक बार y 0। तो पहले आप क्या करें, x की वैल्यू 0 रखें, पुट x = 0। तो जहां x है वहां 0 रख दे, तो 2 × 0 - 3y = 6, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली बचा -3y = 6, -3 डिवाइड में तो y आया 6/-3, ये माइनस ऊपर लगा दे तो y आ जाएगा -2। x 0 रखा तो y आया बच्चे -2। अब मामला थोड़ा उल्टा कर लो, इस बार y 0 रख लो, क्या प्रॉब्लम है। तो y के प्लेस पर 0 रख लेते हैं, तो 2x अपनी जगह, माइनस में 3 × 0 = 6, तो ये 0 हो जाएगा, इसको हटा दो तो 2x = 6, 2 जाएगा डिवाइड में, x आएगा 6/2 यानी 3। तो y 0 रखा तो बच्चे x आया 3। तो बताइए 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, पहला 0, -2, इसको a नाम दे दे। दूसरा है 3, 0, इसको नाम दे दे b। तो आपके पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशन आ चुके हैं। फाइनली इनकी प्लॉटिंग कर दो, ये रहा आपके सामने ग्राफ पेपर। देखो पहला 0, -2, ये कहां आएगा, अच्छा इसमें x 0 है ना, x 0 होता है बच्चे y एक्सिस पर, और इसमें y भी कितना है, -2, y भी कितना है इसमें, -2। तो 0, -2 कहां पर आएगा, यहां पे आएगा सीधा सीधा, ये कर दिया मैंने इसको प्लॉट। अगला है 3, 0, अच्छा इसमें तो y 0 है ना, y 0 होता है x एक्सिस पर, तो ये इस पर आएगा x एक्सिस पे। x में भी ये कहां आएगा, तो 3 पर आएगा। 3 कहां नजर आ रहा है x में, ये रहा। तो पहला बिंदु था a जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -2, और दूसरा है b जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 0। और फाइनली हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देना है। तो भैया करा दो स्केल से ज्वाइन ऐसे। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, किस लीनियर इक्वेशन का, इस वाली लीनियर इक्वेशन का। आई होप सभी को ग्राफ ड्रॉ करना आया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रियल क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ जाएगा। कह रहा है आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए। अच्छा, इसको कराने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं जो रह गई है यहाँ पे। आप 0 0 पुट कर सकते हो या नहीं पुट कर सकते, ये बिना पुट करे चेक करने का भी एक तरीका है। तरीका ये है, यहां इक्वल टू में क्या है, कांस्टेंट 6, और यहां जो कोफिशिएंट है वो है 2 और 3। तो अगर ये नंबर इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो,
तो आप 0 0 पुट कर लेना। मैंने क्या कहा, अगर ये जो कांस्टेंट है ये इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल, तो 0 0 पुट कर सकते हो। तो एक बात बताओ, 6 2 से भी डिविजिबल है और 6 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 0 0 पुट कर लोगे तो आराम से सॉल्यूशन निकल जाएंगे जिनकी प्लॉटिंग भी हो जाएगी। पर अगर ये डिवाइड ना हो पाते तो फिर 0 0 पुट करने में मामला डेसिमल की तरफ जाता ही जाता। क्वेश्चन है आपके सामने, दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस हैं, कह रहा है ग्राफिकल मेथड से इनको सॉल्व करिए, आंसर क्या आया इसका। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से हमें क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तो हमें कुछ नहीं करना, उन दोनों लीनियर इक्वेशन के पहले क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना इसी ग्राफ पेपर पर, और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना इसी ग्राफ पेपर पर। तो पहले इतना काम करते हैं, दोनों के अलग अलग ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले दोनों के दो दो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं इसकी बात कर लूं और इसके दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं ऐसे, एक बार x0 और एक बार y। तो पहले मैं पहली वाली इक्वेशन ले रहा हूं, 2x प्लस वाई बराबर 6। पहले x0 रख ले इसमें, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 6। अच्छा 2 0 0 इसको हटा दो तो y सीधा आया 6, y की वैल्यू आ गई इसमें 6। एक बार इसमें y0 रख ले, तो y के प्लेस पर 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 0 बराबर 6। 2x में 0 जोड़ोगे तो 2x बराबर 6, 2 जाएगा डिवाइड में तो 2 3 जा x आ जाएगा बच्चों 3। तो इसके दो सॉल्यूशन आए, पहला 0,6 और दूसरा 3,0। इसको a नाम दे दे और इसको b नाम दे दे। सेम काम अब आपको दूसरी इक्वेशन के साथ करना है, इसके भी दो सॉल्यूशन चाहिए, एक बार x0 और एक बार y0। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन है x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 2। एक बार x की वैल्यू 0 रखे इसमें, 0 माइनस 2y बराबर माइनस का 2। तो माइनस 2y बराबर माइनस 2, माइनस 2 जाएगा डिवाइड में तो माइनस 2 अपॉन माइनस 2 सीधा सीधा 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2। x 0 रखा तो y आया 1। अब एक बार y की वैल्यू भी 0 रख लेते हैं, जरा देखो क्या आया। तो y के प्लेस पर 0 रखो यहाँ पे, तो x माइनस 2 इंटू में 0 बराबर माइनस का 2। तो ये तो 0 ही हो गया, तो x बचा इधर, तो x सीधा आया -2। तो बच्चे इसके क्या क्या सॉल्यूशन आए, पहला 0,1 इसको c नाम दे दो, और दूसरा है -2,0 इसको d नाम दे दो। इनकी भी प्लॉटिंग करनी है, देन इनकी भी प्लॉटिंग करनी है। तो चले आगे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चे, 0,6, x0 y6, ये कहां आएगा, ये रहा, इसको a नाम दे दे 0,6। देखो अगर आपको एक एक्यूरेट आंसर चाहिए तो प्लॉटिंग हमेशा रियल ग्राफ पेपर पर करना, जो नॉर्मल पेजेस होते हैं कॉपी के पेज उस पर करोगे, गलतियां होने के चांस रहेंगे। 3,0 कहां होगा, तो x3 y0 ये रहा। तो अब आप क्या करें, इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को ऐसे मिला दे। तो बच्चे किसका ग्राफ ड्रॉ हुआ, पहली वाली इक्वेशन का। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 ये हमने यहां लिख दिया। ऐसे ही इसका क्या है बच्चों, 0,1, x0 y1 कहां आएगा, ये रहा। अगला है -2,0, -2,0 आएगा x एक्सिस पर। और अब जरा इन दोनों को भी ज्वाइन करा दो, तो ये गए। तो ये किसका ग्राफ ड्रॉ हुआ, x माइनस 2y बराबर -2 का। हमने क्या करा, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है ग्राफ पेपर पर। अच्छा सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे अब, तो सॉल्यूशन पता है कहां से मिलता है, जो भी इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन माने होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटे, उस पॉइंट, वो पॉइंट ही क्या होगा, सॉल्यूशन का पॉइंट होगा। तो मान लो जहां ये काट रही हैं उस बिंदु को मैंने ई नाम दे दिया। और आप अगर ग्राफ पेपर में ध्यान से देखेंगे तो ई बिंदु के सामने x है 2 और ई बिंदु के सामने y भी है 2। तो ई के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों 2,2। यही है सॉल्यूशन, अर्थात
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन क्या आया, x भी 2 आया और y भी 2 आया। यही है बच्चों सॉल्यूशन और यही है आपका ग्राफिकल मेथड। यही क्या है आपका ग्राफिकल मेथड। दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करें एक ही ग्राफ पेपर में, और जहां वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन का पॉइंट। और आप, ये आपका जवाब सही है या गलत है, आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे? 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। जैसे ये बताइए, यहां अगर मैं 2 रखूं तो 2 2 जा 4 और y भी क्योंकि 2 है तो 4 और 2 6, राइट साइड 6 है नहीं है। तो आप उन पॉइंट्स को लीनियर इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हो। दोनों साइड अगर बराबर आ रही हैं तो मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात सोचो ग्राफ से रिलेटेड ही। मैंने बोला जहां दोनों काटती हैं वही होता है क्या, वही क्या होता है, सॉल्यूशन का पॉइंट होता है। पर जब आप दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्या जरूरी है दोनों लीनियर इक्वेशन काटे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं? तब तो ये काटेंगी नहीं, और जब ये काटेंगी नहीं तो फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल सकता, और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर आपकी इतनी सारी मेहनत बेकार जाएगी या नहीं जाएगी? तो कैसे चेक करें बिना ग्राफ ड्रॉ करे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन काट रही है या नहीं काट रही? तो बच्चे, जब भी आप दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो टोटल पहले समझ लो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यदि 2 इक्वेशन है आपके पास और उनका हमें क्या करना हो, ग्राफ ड्रॉ, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं पहले उस पर बात करें। मान लो 2 लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ऐसे ही आपकी दूसरी है। तो जब भी आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बच्चे 3 संभावनाएं हैं। पहली तो ये है कि हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को काटे एक बिंदु पर, जिसको नाम दिया गया इंटरसेक्टिंग। दूसरी संभावना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटे ही ना और बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह निकल जाए बिना काटे, हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, पैरेलल। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक लाइन मान लो ऐसे गई और दूसरी लाइन ठीक उसी से चिपक के चली गई उसी के ऊपर से, यानी दोनों लाइन बिल्कुल एक ही मार्ग अपना रही हैं, दोनों लाइन एक ही रास्ते से होकर गुजर रही हैं। इसको मैथ्स की भाषा में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। विदाउट ड्राइंग ग्राफ कैसे चेक करें कि लाइन इन तीनों में से क्या है? तो बच्चे कंडीशंस है, माने चेक करने का तरीका है। हमें कुछ नहीं करना होता, ये जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हैं, हमें इनके रेशियोज चेक करने होते हैं डिवाइड कर करके। तो देखो, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के। अर्थात a1 को a2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना ही रेशियो कहलाता है। b1 को b2 से डिवाइड करो। अगर ये दोनों रेशियो बराबर ना आए तो आप क्या कहोगे कि दोनों लाइन है इंटरसेक्टिंग। ऐसे ही पैरेलल में बता दिया गया है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी शुरू के 2 रेशियो तो बराबर आ गए हैं, अब क्योंकि 2 बराबर है तो फिर तीसरा भी निकाल कर देखो, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो फिर तीसरा भी निकाल कर देखो। लेकिन बच्चों तीसरा रेशियो बराबर नहीं आ रहा, तो शुरू के 2 रेशियो बराबर है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो नो डाउट वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऐसे ही कोइंसिडेंट की कंडीशन है जिसमें तीनों रेशियो बराबर होते हैं। अगर तीनों रेशियो बराबर आ गए तो नो डाउट वो लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट है। एक क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा। अच्छा, किस केस में कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं? तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन तो बस एक ही बिंदु पर काटती है तो एक ही कॉमन पॉइंट है, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक माने मात्र एक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सटीक आंसर निकलेगा, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, पैरेलल लाइन तो कभी काटती नहीं है, तो इनमें तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो कॉमन अगर नहीं है तो इसीलिए इसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। ऐसे ही कोइंसिडेंट में आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों लाइन बिल्कुल चिपक के जा रही है ना ऐसे,
चिपक के जा रही है बिल्कुल दो दोस्तों की तरह। तो यानी हर पॉइंट कॉमन पॉइंट है या नहीं है, अलग ही नहीं हो रही कभी भी। तो सारे पॉइंट सॉल्यूशन है, क्यों? हर पॉइंट दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो सारे पॉइंट सॉल्यूशन है। तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। कोइंसिडेंट लाइंस के ढेरों सॉल्यूशन हो सकते हैं, इतने की आप गिन भी नहीं सकते। इंटरसेक्टिंग में एक ही होता है। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चों, क्या सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं नहीं निकाले जा सकते। अगर सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं तो कहते हैं कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं निकाले जा सकते तो इनकंसिस्टेंट। तो बच्चे इंटरसेक्टिंग कहलाती है कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट भी होती है कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन हो सकते हैं बहुत सारे। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए पैरेलल को कहा गया इनकंसिस्टेंट। अगर मैं अपनी बुक के हिसाब से सोचूं, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से, तो 10th क्लास में हम सिर्फ सीमित हैं यूनिक सॉल्यूशन तक। 10th क्लास में हमें सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन की ही बात करनी होती है, और वो सिर्फ होता है इंटरसेक्टिंग में। तो बच्चे याद रख लेना, अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन निकलेंगे ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते, है ही नहीं। कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन है पर ढेरों सॉल्यूशन है, कौन कौन से को मानोगे? तो इसीलिए हमें सिर्फ सॉल्यूशन तब ढूंढने होते हैं जब दोनों लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, क्योंकि उसी केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाले केस में ही क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर चलता हूं मैं, चेक करने का तरीका क्या है। 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई। ऐसे ही मैंने ले लिया 6x माइनस 8y प्लस 10 बराबर 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और हमें चेक करना है कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ये या ये। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। पहले a1 को a2 से डिवाइड करें तो 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 1/2। b1 को b2 से डिवाइड करो यानी -4 डिवाइड बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा ये भी 1/2 आया, तो a1/a2 क्योंकि बराबर आया है b1/b2 के, इसीलिए अब c1/c2 भी निकालेंगे। आप अगर देखोगे तो जो 7/10 है ये तो इनके बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है तीसरा रेशो बराबर नहीं आया। और ये कंडीशन किस में होल्ड करती है, ये कंडीशन होल्ड करती है पैरेलल में। इट मींस ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल होंगी आपस में। तो ग्राफ ड्रॉ करने का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। आई होप ग्राफ से रिलेटेड आप लोगों को सभी बातें क्लियर हुई है। ग्राफिकल मेथड के बाद बच्चों दूसरे मेथड पर बात करते हैं, जिसको आप लोग कह देते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पेपर में बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है पुट कर देना। किसको पुट कर देना, पहले हमें समझना सब्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, तो शॉर्ट में समझ लो। दो इक्वेशन होंगी आपके पास, दो इक्वेशन, तो किसी भी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट से या सेकंड से, x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में डाल देना है। कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, पहली या दूसरी, जो आपकी मर्जी हो, उस इक्वेशन से या तो x की वैल्यू ढूंढ लो या उस इक्वेशन से y की वैल्यू ढूंढ लो, और सीधा उसको क्या कर दो, दूसरी इक्वेशन में डाल दो। यानी पहली इक्वेशन से x या y निकाला है तो डालोगे दूसरी में, और दूसरी इक्वेशन से x या y निकाला है तो डालोगे पहली में। ऐसे काम करेगा सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने है तो मैं एक काम कर रहा हूं, बताओ कौन सी इक्वेशन ले, फर्स्ट। मैंने फर्स्ट ले ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास है पहली इक्वेशन। अच्छा यहां से मेरी मर्जी है, मैं चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं y के टर्म्स में, या y की वैल्यू निकाल सकता हूं x के टर्म में। अच्छा अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी हो यहां से, तो मैं कैसे निकालूंगा x की वैल्यू, तो x के अलावा बाकी सारे टर्म्स को राइट में भेज दिया जाएगा। x को इधर अकेला कर दो, बिल्कुल लोनली, x के अलावा बाकी सारे टर्म भेज दो राइट में, बिकॉज वी नीड x। तो पहले इस -4y को ले जाओ इधर, स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि पहले 3 को भेज दिया उधर। अच्छा तो 2 अपनी जगह, -4y इधर आके +4y,
3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो x आएगा बच्चों 2 + 4y डिवाइडेड बाय 3। ये x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में। अच्छा, अगर मुझे y ढूंढना होता तो क्या करता, तो पहले 3x को उधर ले जाता और फिर -4 को डिवाइड में। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको इधर ही छोड़ दो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। अच्छा, ये x की वैल्यू बच्चे कहां से आई है, ये आई है इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको मैं पुट कहां करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। 1 से आई है तो 2 में पुट करूंगा, 2 से आई है तो 1 में पुट करूंगा। तो इसको सीधा सीधा पुट कर दो सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 2y = 10। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये 4 गुना में x, माने 2 + 4y अपॉन में 3 और प्लस में 2y = 10। अच्छा, ये 3 और 4 अगर कैंसिल हो रहे होते तो कर देते, फिलहाल क्योंकि 4 है मल्टीप्लाई में तो 4 के अंदर कर दो गुना। 4 2 = 8 + 4 4 = 16y और 3 अपनी जगह प्लस 2y और राइट में है 10। यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, या तो 2y के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। या एक दूसरा तरीका है, अगर एलसीएम लेने से बचना चाह रहे हो तो क्या, इस 2y को पहले राइट में ले जाओ, एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन एलसीएम लेने से बच जाओगे। 2y उधर जाके -2y। अब ये 3 इधर डिवाइड में है ना, तो राइट में जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 गुना 10 - 2y। और अब क्या करेंगे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 10 = 30, 3 2 = 6y। अब एक काम करो, अपने को तो y चाहिए, तो y वाले टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो मैं -6y को ला रहा हूं 16y के पास, और इस 8 को ले जा रहा हूं 30 के पास। 16y अपनी जगह, -6y इधर जाके +6y, 30 अपनी जगह और 8 इधर आके -8। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16y और 6y 22y, और 30 में से 8 गए तो भी 22 बचा। 22 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में, तो y बैठेगा 22/22 यानी 1। y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 1। अच्छा, अभी x और चाहिए ना, तो y की इस वैल्यू को आप 3 जगह डाल सकते हो। या तो इक्वेशन 1 में डाल दो y तो x आ जाएगा, या इक्वेशन 2 में डाल दो y = 1 तो x आ जाएगा, या फिर आपने ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल रखी है ना y की फॉर्म में, सीधा सीधा y यहां डाल दो 1 तो आपका डायरेक्ट x आ जाएगा। तो ये बताओ x कितने के बराबर है, x कितने के बराबर है, 2 + 4y अपॉन में 3। y की जगह यहां क्या रख दो 1, 4 × 1 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 4 1 = 4 + 2 6 एंड 6/3 होता है 2। तो बच्चे x कितना आया 2, y कितना आया 1। ये इन दोनों लीनियर इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी को क्लियर हुआ है। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डाल दो और आगे अपना सॉल्व करते रहो उसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आप अप्लाई करोगे, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रख लेनी है जो आपके बड़े काम आएगी। अच्छा, फर्स्ट को उठाएं या सेकंड को उठाएं, किसी को भी उठा लो, पर हमें ये देखना होता है कि x की वैल्यू ढूंढे या y की वैल्यू ढूंढे। कैलकुलेशन हमारी कहां रिड्यूस होगी, अरे हमें तो मेहनत कम से कम करनी है ना, स्मार्ट वर्क करना है, तो हम x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। तो एक छोटी सी बात ध्यान में रख लेना, जिसके कोफिशिएंट में कुछ भी ना हो, माने जिसके कोफिशिएंट में 1 हो, उसकी वैल्यू निकालोगे ना तो आपकी मेहनत काफी हद तक घट जाएगी। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2y = 4। अच्छा, मैं यहां से x की वैल्यू निकालू या y की वैल्यू निकालू, ज्यादा फायदा मुझे किस में होगा, तो क्योंकि x के गुना में तो कुछ भी नहीं है 1 है, और y के गुना में है 2। तो बच्चे यहां से x की वैल्यू अगर निकालोगे ना y की फॉर्म में, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्यों, देखो अगर मैं यहां से x निकालूंगा तो x सीधा आया 4 - 2y, यहां पे कोई फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन सोचो अगर मैं यहां से y निकालना चाहूं, y, तो पहले तो x राइट में जाएगा 4 - x,
और फिर इस 2 को डिवाइड में भी तो भेजना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में नहीं आ गया, तो फ्रैक्शन में आते ही समझ लो आपके 2-3 स्टेप बढ़ गए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में जिसके इनटू में कुछ ना हो, चाहे वो इक्वेशन 1 में नजर आए चाहे वो इक्वेशन 2 में, जिसके इनटू में कुछ ना हो उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, तो कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड की, ये कैसे काम करता है। फिर तो दोनों में कंपैरिजन कर लेना आराम से सोच करके, दोनों में से प्यारा कौन सा है, हमें कौन से ज्यादा काम लेना है। अच्छा, एलिमिनेशन का मतलब ही आप जानते हो, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट माने चीजों को हटाते रहना, हटाते रहना। आप लोगों ने वो देखे होंगे रियलिटी शोज कि भाई 10 सिंगर्स खड़े हुए हैं, उनमें से 2 को क्या कर दिया, एलिमिनेट, बचे कितने, 8, तो 10 में से 2 कट गए। ऐसे ही हमें यहाँ क्या करना होता है, एलिमिनेट। हमारे पास कितने वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y, तो 2 में से एक को एलिमिनेट कर दोगे, या तो x को या y को, जिससे कि बचे हुए एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाए। x और y है, मैंने y को काट दिया, x बचा तो x मिल गया, या मैंने x को काट दिया y बचा तो y मिल गया। पर एलिमिनेट करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है, तो बताया गया है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा और उनके साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। देखो, अगर 2 चीजों को काटना होता है ना, तो बड़ा साधारण सा नियम है। 2 चीजों को काटना है तो बड़ा इजी सा रूल है, क्या है, पहले दोनों सेम होंगे, सेम होने चाहिए तब कटेंगे। दूसरी बात, दोनों के साइन होंगे अपोजिट। अपोजिट माने एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे एक बात बताओ, मेरे पास 5x लिखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव 5x, ये बताओ 5x को अगर काटना है तो मैं किससे काटूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5x सीधा सीधा 5x से ही तो कटेगा, क्योंकि दोनों का सेम होना जरूरी है, तभी कटेंगे। अच्छा, क्या ये अभी कट रहे हैं, बिल्कुल नहीं कट रहे, क्योंकि अभी दोनों पॉजिटिव है, और मैंने बताया कटने के लिए तो साइन अपोजिट होना चाहिए ना। तो अगर ये पॉजिटिव 5x है तो अगला होना चाहिए नेगेटिव 5x, तभी जाके पॉजिटिव 5x से नेगेटिव 5x कटेगा। ये होता है बच्चों एलिमिनेट करने का रूल। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए और उनके साइन कैसे होने चाहिए बच्चों, अपोजिट। वही चीज आपको यहां पर अप्लाई करनी है। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, ये रही और ये रही। हमारा सबसे पहला काम होता है बच्चों, किसी भी एक वेरिएबल को क्या बना लेना, सेम बना लेना। किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लेना, या तो x को सेम बना लो या y को सेम। देखो, एलिमिनेट करने का जो पहला स्टेप है वो है सेम बनाना, साइन अपोजिट तो फिर आगे करेंगे हम लोग। आप जो आपको आसान लगे, x को सेम बनाना आसान लगे तो x को सेम बना लो, y को सेम बनाना आसान लगे तो आप वहां चले जाओ। जैसे एक बात बताओ, यहां x के गुना में 4 है और यहां तो x के गुना में 1 ही है ना, इसको सेम बनाना आसान है। क्यों, कैसे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो बच्चों ये 4 बन जा 4x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे सेम। इसके विपरीत y को सेम बनाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, वहां y के गुना में 2 है और यहां y के गुना में 3 है। इनको सेम बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। ऊपर क्योंकि 2 है तो ऊपर वाली इक्वेशन में करनी पड़ेगी 3 की गुना, जिससे कि 3 2 जा 6 बैठ जाए, और यहां क्योंकि 3 है इसमें करनी पड़ेगी 2 की गुना, जिससे कि 2 3 जा 6 बैठ जाए। तो y को सेम बनाने के लिए तो दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ रहा है, और x को सेम बनाने के लिए बस इक्वेशन नंबर 2 में 4 की गुना करनी पड़ रही है। y को सेम बना लो चाहे x को, दिक्कत कुछ है नहीं। फिलहाल क्या करो, 4 की मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, और ये बात लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2। तो हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन 1 तो जैसी है वैसी लिखी रहने दो, और दूसरा इसमें 4 की गुना कर लो और पूरी इक्वेशन में करना। तो 4 1 जा 4x, 4 3 जा 12y और बराबर में 4 2 जा 8। अब आप एक बात बताइए, दोनों सेम तो बन गए 4x और 4x, लेकिन क्या दोनों के साइन अपोजिट है? आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाला भी पॉजिटिव 4x है और नीचे वाला भी पॉजिटिव 4x है,
लेकिन 4 और 4 जुड़ के तो 8 बन जाएंगे ना, कटेंगे तो नहीं। तो बच्चे हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन अपोजिट बनाना है। तो साइन अपोजिट बनाने का क्या तरीका है जानते हो, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें हर टर्म का साइन चेंज करते रहो। नीचे वाली इक्वेशन में हर टर्म का साइन पलट दो। पलटना माने जो प्लस का है माइनस का बनाओ, माइनस वाले को प्लस का बनाओ। तो ये 4x क्योंकि प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये 12y भी प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, और ये 8 प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस का। एक छोटी सी बात याद रख ले, साइन चेंज कब करते हैं, जब उनके साइन सेम हो और हमें अपोजिट करना है। साइन चेंज तब करते हैं जब अपोजिट साइन ना हो, और एक का साइन बदलोगे तो सबका साइन बदलना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी अपोजिट साइन हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तब आपको ये वाला स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल देखो, प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल हो गया। करेंगे तो सबका चेंज करेंगे, और करेंगे कब, जब अपोजिट बनाने हो। और अगर ऑलरेडी अपोजिट है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जरा 4 से 4 तो कट ही गया। अब जरा यहां देखो, ऊपर है प्लस का 2y और नीचे है माइनस का 12y। तो 2y में से 12y गए तो ये बचा माइनस का 10y, और उधर ऊपर है माइनस का 2 और नीचे है माइनस का 8, ये बैठेगा माइनस का 10। ये माइनस 10 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में, तो y बराबर बैठेगा माइनस 10 अपॉन माइनस 10, यानी ये बैठेगा 1। तो कितनी आसानी से y की वैल्यू निकल चुकी है। अच्छा, y के बाद x निकालना तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। y की इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे या पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 में, आपका काम हो जाएगा, x आ जाएगा। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये रही इक्वेशन 1 जी। 4x प्लस 2y 2 इंटू वाई बराबर माइनस का 2। तो 4x प्लस 2 वन जा 2 बराबर माइनस का 2, माइनस 2 राइट में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 4 जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 4, यानी माइनस का 1। x आया माइनस 1, y आया 1। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट टू इक्वेशंस। आप चाहो तो x की जगह y के कोफिशिएंट्स भी सेम बना के काम चला सकते हो। तो ये है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। आई होप सभी को पूरा का पूरा सारा कंटेंट इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हुआ है, चाहे उसमें एजेंडा हो, चाहे उसमें इक्वेशन का मतलब क्या है, चाहे सॉल्यूशन, चाहे पेयर क्यों पढ़ते हैं, चाहे मेथड कौन कौन से हैं, ग्राफिकल मेथड काम कैसे करता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, और फाइनली एलिमिनेशन मेथड काम कैसे करता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सारी की सारी बेसिक बातें पढ़ ली है। माने मेनली आप ये याद रख लेना कि 3 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, और तीनों मेथड्स के एक एक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, जिससे कि आपको भी यकीन हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, हम भी इन तीनों मेथड के क्वेश्चंस, हम भी इन तीनों मेथड को जानते हैं, और कोई भी इक्वेशंस आ जाएं आराम से किसी भी मेथड से हम उनको खत्म कर देंगे। और याद रख लेना, तीनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आता है। ग्राफिकल मेथड तो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होगा, ज्यादातर चलेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। न्यूमेरिकल्स में यही दोनों मेथड काम आएंगे। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।